हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है टू नॉलेज पर। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जाना था, मतलब शुरू किया था। जिसमें हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रकार को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा। ठीक, इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा था। के अलावा बात करें विस्थापन, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी पढ़े थे हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना था। ठीक है, इसके अलावा ऊष्माक्षेपी का बात करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पढ़ा था, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, इसको ऊष्माशोषी। देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, मैं आपको बस रिवाइज करा देता हूँ एक बार। जिसमें दो पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है ए और बी, पर मिलकर के इसका एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम क्या नाम देते हैं, संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। मतलब जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। अब वियोजन अभिक्रिया का बात करें तो इसमें कोई पदार्थ यानी कोई यौगिक होता है ए बी, वो टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे A + B। अगर इसको बात करें हम संयोजन, तो संयोजन वियोजन का उल्टा होता है पूरा, या वियोजन बोलो, वियोजन किसका, संयोजन का पूरा उल्टा होता है। इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का क्या करता है, दो या उससे अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें हम, CaCO3, तो ये किसका निर्माण करता है, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है। किसमें, CO3 टूटकर जब इसको हीट देते हैं हम, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई तत्व होता है और एक क्या होता है, यौगिक। जब ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको विस्थापित कर देता है। जैसे ये AC बना लेगा और ये B अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, Zn जिंक जब किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस आयरन को ये क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका क्या कर लेता है, स्थान ले लेता है। उसी को हम क्या क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। अब द्विविस्थापन का बात करें तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि एक यौगिक है AB प्लस CD, ठीक है, दो यौगिक है, ये दोनों यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर क्या करता है, दो नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे बता दिया था। ठीक है, यहाँ भी वैसे भी ऊष्माशोषी का बात करें तो जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें किसी ऊष्मा के साथ साथ के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन देखा था, उसी वो किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। हमारे शरीर में भोजन का पचना भी क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी उदाहरण है। ठीक उसी तरीके से शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। और ऊष्माशोषी बात करें तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे किसका, उपचयन और अपचयन को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, उपचयन या अपचयन जिसको बोले, उपचयन या ऑक्सीकरण बोलो। ठीक है, क्या, उपचयन या ऑक्सीकरण। अब उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे ये कॉपर
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर या कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, CO बनता है। मतलब कॉपर के साथ इस पर देखोगे तो ऑक्सीजन आके क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ता है। तो जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण का नाम देंगे। ठीक है। इसके अलावा जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास भी हो, जैसे यहाँ ZnHCl है, इस पर ZnCl2 और H2 का निर्माण होता है। तो इसमें देखोगे HCl से जो है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसका मतलब ह्रास हो रहा है। HCl से हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मतलब HCl का अपचयन हो रहा है। ठीक है। मतलब ये HCl एक पदार्थ है, इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, हाइड्रोजन एक अलग जगह अपना क्या बोले स्थान बना लेता है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, अपचयन या ऑक्सीकरण का नाम देते हैं। ठीक है। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। अगला क्या है, हमारा उपचायक होता है। अब देखो उपचायक क्या होता है, जिसके कारण उपचयन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे आपको लिखा होगा वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्या होती है, अभिक्रिया होती है, उसी के कारण उसी को हम क्या कहेंगे, उपचायक कहेंगे। देखो उपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो उपचयन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के कारण होती है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा उपचायक होता है। कौन, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या है, एक उपचायक है। इसके अलावा अधातु जो होता है वो उपचायक होता है, मतलब एक्सेप्ट किसके, कार्बन के। ठीक है। आपको उपचायक समझ में आ गया कि वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे, उपचायक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अपचयन की, क्या होता है कि अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो अपचयन या अवकरण उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। उसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, 2HCl का निर्माण करता है। मतलब इसमें क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है। मतलब Cl2 का बात करें, Cl2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया का नाम देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, मतलब आयोडीन है, इस पर ये 2HI का निर्माण करता है। मतलब हाइड्रोजन के साथ मतलब आयोडीन के साथ बात करें, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन यानी अवकरण का नाम देंगे। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या, सबसे पहला हाइड्रोजन का योग होगा, साथ साथ इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये इस पर बात करो, ये कॉपर क्या होता है, इसमें कॉपर ऑक्साइड था, ये इस पर कॉपर में बदला है। इसमें मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन या ऑक्सीकरण का नाम देते हैं। ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे अगर बात करें अपचायक, तो वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है कि वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। अब अपचयन की क्रिया किसके होती है, अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है। तो जिसका योग होगा वही अपचायक होगा। ऑक्सीजन की मतलब उपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का योग हुआ तो हमारा क्या था, उपचायक था। ठीक उसी तरीके से अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तो हाइड्रोजन ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक अपचायक हो जाएगा। ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन उपचायक है। तो उपचायक हमारा ऑक्सीजन होता है और अपचायक कौन होता है, हाइड्रोजन का बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अपचायक होता है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आप कि धातुएं जो होती है वो अपचायक होते हैं। ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अब बात करें हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का बात करते हैं। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि जब अपचयन और उपचयन, क्या होता है, जब अपचयन लिखते थे हम एक बार, जब अपचयन और उपचयन
और उपचयन दोनों एक साथ होता है, दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो। ठीक है। जब क्या होता है उपचयन अभिक्रिया, हम किसको कहेंगे कि ये उपचयन बोल रहे हैं, सॉरी, रेडॉक्स अभिक्रिया के वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, मतलब दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, एक साथ होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इस पर देखोगे तो ये कॉपर ऑक्साइड इस पर यहाँ आके कॉपर में बदल रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से। इस पर ये कॉपर ऑक्साइड से किस में, कॉपर में बदल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो जब किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसमें अगर देखें ये हाइड्रोजन इस पर आके इसमें H2A में बदल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो तो वैसी अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं हम, अपचय उपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है। और जब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है। ये बात आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से देखोगे यहाँ पे तो ये जिंक ऑक्साइड इस पर आके जिंक में बदल रहा है, मतलब इसमें जिंक ऑक्साइड से देखोगे तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का जिसमें ह्रास हो तो उसमें उसको हम अपचयन का नाम देते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें इस पर देखोगे कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, उसके दो एग्जाम्पल हो गए। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम संक्षारण। देखो संक्षारण क्या होता है, जब हम धातुओं को ऐसे ही नम्य वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये नमी वायु बोलो, ऑक्सीजन बोलो या अम्ल से अभिक्रिया कर ना संक्षारित हो जाते हैं। खास करके अगर लोहे का बात करें, किसका, इसका हम बात कर रहे हैं संक्षारण का। अरे मजाक कर रहे हो मैं। देखो संक्षारण क्या होता है, जब हम धातुओं को नम्य वायु में या अम्ल के मतलब खुला छोड़ देते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तब ये क्या करता है, नम वायु हो गया या अम्ल से अभिक्रिया कर अपने ऊपर एक परत बना लेता है। जैसे हम बात करें किसका, लोहे का अगर बात करें, माना ये लोहे का रोड है। ठीक है। ये जब नमी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, जब ये वायुमंडल के नमी के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में जब ये रोड आता है ना, तो इसके ऊपर एक भूरा कलर का, के ऊपर एक भूरा भूरा, इसको लाल भूरा होता है ये, इसके ऊपर लाल भूरा रंग का एक क्या होता है, परत जम जाता है। ठीक है। इस पूरे लोहे के अंदर, जिसको हम लोहे में जंग का लगना भी कहते हैं। ठीक है। तो जब धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तब ये नम वायु में या अम्ल से अभिक्रिया कर क्या होता है, अपने ऊपर एक परत बना लेता है। जैसे कि आपने इसको देखा होगा, चांदी को, इसको चांदी, देखो जब चांदी होता है, जो चांदी भी क्या धातु है, तो जब चांदी नम वायु के संपर्क में बहुत दिनों तक आते रहता है तो ये इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है ये, काला। ठीक उसी तरीके से अगर तांबा का बात करें तो तांबे का बर्तन देखोगे आप कि बहुत दिनों से यूज करने पर इसका एक कलर, इसके ऊपर एक परत बन जाता है जो ऐसा कि कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो मतलब लोहे का जो है उस पर जंग का लगना, या चांदी का रंग, चांदी के ऊपर काले मतलब काले रंग का एक परत जम जाना, तांबा के ऊपर हरा, अरे तांबा
तांबा के ऊपर क्या हो रहा है, हरा रंग का पर्द जम जाना, ये सभी किसका उदाहरण है, संक्षारण का ही क्या है, एक उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा। देखो संक्षारण क्या होता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं, क्या है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा होगा कि लोहे का लाल भूरा हो जाना, चांदी का काला हो जाना और तांबा का हरा हो जाना, ये सभी किसके कारण होता है, हमारा संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, ये बात आपको इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चीज़ है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसका, विकृत गंधिता। देखो वसा तथा जो तेल से बने पदार्थ होते हैं ना, जो वसा और तेल से बने पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, ये इनको जब हम लंबे समय तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ना, तब ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ना एक अवांछनीय पदार्थ या बोलो एक अरुचिकर गंध, और ये इसका मतलब जो होता है स्वाद बदल जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वसायुक्त तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम चिप्स का जो थैली होता है, कौन, ये जो चिप्स का थैली होता है ना, ये चिप्स के थैली होता है, उसको उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है इसके अंदर, चिप्स के अंदर, ताकि वो खराब ना हो, वो ऑक्सीकृत ना हो, इसलिए हम इसके अंदर ऑक्सीजन गैस को निकालकर कौन सा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, जैसा कि अब विकृत गंधिता को हम कैसे उससे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हम जो है खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे वो क्या हो, ऑक्सीकृत ना हो। इसके अलावा वायुरोधी बर्तनों में हम रख कर भी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि वायुरोधी बर्तनों में रखकर भी इन्हें अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, विकृत गंधिता है। ठीक है, तो आपको अगर विकृत गंधिता का एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं कि वसायुक्त तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। और अगर क्वेश्चनों के विकृत गंधिता से हम कैसे बच सकते हैं, विकृत गंधिता के बचाव क्या है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर हम इसे विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। इसके अलावा वायुरोधी बर्तनों में रखकर भी हम क्या कर सकते हैं, इन खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया। ठीक, चलिए आगे अब बात करते हैं दहन। अब देखो दहन का अगर बात करें ना, कौन सा दहन, तो दहन का साफ साफ अर्थ होता है, इसका दहन का अर्थ होता है जलना। ठीक है, क्या दहन का बात करोगे तो दहन का अर्थ किसी भी पदार्थ का होता है साफ साफ, मतलब दहन का अर्थ साफ साफ क्या होता है, जलना, मतलब किसी भी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अगर इसको केमिस्ट्री की भाषा में लिखें, लिख देते हैं, वैसी रासायनिक प्रक्रिया, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर, जिसमें पदार्थ जलकर किसका, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्या है दहन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंबशन। क्या होता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे
जब कार्बन को हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब ये CO2 का निर्माण करता है, साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश का भी निर्माण करता है। ठीक है, साथ साथ क्या करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरीके से जब हम सल्फर को जलाते हैं तो ये जलने के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश को भी उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, अरे यार छोड़ो, ठीक उसी तरीके से किसको, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ साथ ऊष्मा और क्या क्या बनता है, प्रकाश, साथ साथ प्रकाश भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, दहन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, क्या है, दहनशील पदार्थ। देखो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जलता है, मतलब जो सभी पदार्थ जो जलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे कार्बन, यहाँ देखो कार्बन को जलाए तो कार्बन हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया। ठीक उसी तरीके से सल्फर हो गया, या बोलो लकड़ी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, दहनशील पदार्थ है। अब अगर अदहनशील पदार्थ के होंगे, मतलब वे वस्तुएं जो जलती नहीं है, जैसे ईंट हो गया, ईंट का बात करें, पत्थर का बात करें, या बालू, ये सभी क्या है, अदहनशील पदार्थ होती है। मतलब ये पदार्थ क्या होती है, जलती नहीं है। अब बात करें किसका, ज्वलन ताप। देखो ज्वलन ताप क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए जो न्यूनतम ताप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना हो ना, मैं लिख देता हूँ अच्छे से आपको। अब ये ना, क्या बात करें, अगर ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, देखो क्या होता है ज्वलन ताप, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, जलने के लिए जिस न्यूनतम ताप, इस न्यूनतम ताप की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, ज्वलन ताप को आप समझिए कि मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए जिस न्यूनतम ताप की जरूरत होती है, मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलता है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जलना शुरू करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहते हैं। उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। एक बात समझ में आ गया कि ज्वलन ताप क्या होता है, कि किसी भी पदार्थ, मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलता है या जलना शुरू करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे। ठीक है, अब आपको और एक टर्म मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ज्वलन ताप तो हो गया, और एक होता है पोषक पदार्थ। क्या होता है, पोषक पदार्थ। पोषक, क्या होगा, पोषक पदार्थ। अब देखो ये पोषक पदार्थ क्या होता है, कि मतलब जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, मतलब जलने के लिए, किसी पदार्थ को जलने के लिए जो पदार्थ सहायक होते हैं। मतलब देखो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर ना हो, और जो बेसिक चीज़ है ना किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के अलावा जल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे पोषक पदार्थ का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, पोषक पदार्थ के आपका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन भी होता है, ये आप इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए आपका यहाँ तक हो गया। ज्वलन ताप। अब इसके अलावा सबसे पहले हम दहन को पढ़ लिया कि वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश मतलब किसी पदार्थ के जलने के साथ साथ उसमें ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। हमने ज्वलनशील पदार्थ पढ़ लिया, और ज्वलनशील पदार्थ उसके बाद ज्वलन ताप, मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या करता है, जलना शुरू करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्वलन ताप का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें किसका, पोषक पदार्थ का, मतलब दहन की प्रक्रिया में जो पदार्थ सहायक होते हैं, मतलब वैसे पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में सहायक प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, पोषक पदार्थ का नाम देते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या क्लोरीन हो गया, ये सभी हमारे क्या है, पोषक पदार्थ है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दहन की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। क्या क्या, सबसे पहले दहनशील पदार्थ की क्या है, उपस्थिति, मतलब जो पदार्थ जलता है उसी को हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ कहेंगे। अब इसके अलावा क्या है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन का पोषक पदार्थ मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सभी क्या है, दहन के पोषक पदार्थ हैं। अब यहाँ देखो ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ज्वलन ताप का डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वलन ताप मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आज हम इसके साथ साथ जितने सारी टॉपिक्स को पढ़े उसका कुछ क्वेश्चंस का रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, कवर करेंगे आज। एमसीक्यूज हैं सारे। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण Cu प्लस O2 का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है, CuO2 है, ये किसका निर्माण करता है, 2CO किस प्रकार का निर्माण करता है। तो इस पर इसको हम देखेंगे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, मतलब 2CuO बन रहा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, तो उसी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या पूछा, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम है और ये Fe2O3 है, तो जब ये एल्यूमिनियम Fe2O3 के साथ अभिक्रिया करता है तो Al2O3 और आयरन का निर्माण करता है। तो पूछा गया ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसको अगर हम देखेंगे तो आपको ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही कि जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को, जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर क्या कर लेता है, खुद उसका स्थान ले लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें देखो H2Cl2 और ये किसका करता है, HCl का निर्माण करता है। मतलब इसको अगर देखोगे साफ साफ तो ये इसमें हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ कौन, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या योग होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उपचायक है। तो मैंने अब बताया कि उपचायक किसे कहते हैं, जिनके कारण उपचयन की क्या होती है, क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन हमारा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। उपचायक बोले या ऑक्सीकारक बोले, ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों एक ही होता है, तो ऑक्सीजन ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी मतलब उपचायक का ही एक उदाहरण हो जाएगा। ऑक्सीकारक बोलो या उपचायक बोलो, दोनों कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, H2SI2 ये 2Hi प्लस I का निर्माण करता है, प्लस उपचायक इसमें कौन है। देखो इसमें उपचयन की अभिक्रिया किसके कारण होता है, तो H2S, यहाँ देखोगे I2 के साथ कौन, H2S आगे जुड़ रहा है, तो ये किसके कारण आगे जुड़ रहा है, H2S जो है हाइड्रोजन जो है ये किस I2 से, I2 यहाँ पे है तभी इसके साथ हाइड्रोजन आगे जुड़ा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो उपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मतलब I2 के साथ आगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो ये किसके कारण जुड़ रहा है, आयोडीन के कारण, तो जिसके कारण जुड़े उसी को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे क्या, उपचायक कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 जो है एक उपचायक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या है, सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो हमारा AgBr जो होता है कौन, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता है किससे, जिंक से, यहाँ लिख देते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया बनता है,
कौन सा ये हो जाएगा Na2Zn O2 प्लस इसका होगा Na2Zn O2 प्लस H2 का हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए, या अगर इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ क्या लगा देना है Zn इस पार है, Na2 यहाँ 2 लगा दो बस। देखो Na2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ठीक। संतुलित भी हमारा हो गया। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो Na2Zn O2 और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक हो गया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। इसको लेड नाइट्रेट यानी इसका सूत्र क्या होता है, PbNO3 × 2। जब इसको गर्म करोगे कौन से क्या क्या बनेगा, 2PbO प्लस NO2 क्या क्या बनेगा, 2PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस का ये क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। किसको, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे है क्या, लेड ऑक्साइड तो है नहीं, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन है सिर्फ, ये तो होगा नहीं, ये नाइट्रोजन है, ये भी नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन है, ये भी नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैंने शुरुआत में आपको जब उसका रिवीजन कराया तो मैंने बताया ये किसका है, जिसमें कोई वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 या उससे अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं, ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पिछले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, बात तो सही है, हाइड्रोजन का ह्रास, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका कि उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसके अलावा यहाँ क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर है कि Zn प्लस USO4 ये बनाता है ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तत्व है और दूसरा क्या है, यौगिक है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर, इसमें देखोगे तो खुद उसका वो स्थान ले लिया, ये कॉपर को, ये जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और ये खुद उसका स्थान यानी ZnSO4 बना लिया। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। अरे बाबू, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। 13 नंबर सॉल्व। 14 नंबर में चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। किसका, ऑक्सीजन का ह्रास यानी अपचयन, ऑक्सीजन का योग यानी उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, ठीक है। इसमें अगर बात करें अपचयन में, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। किसका, हाइड्रोजन का योग होता है। बात यहां तक क्लियर। अब 15 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, CaOH2 हो जाएगा हमारा। कौन, CaOH2 को ये क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ये मेरे हिसाब से पहले वाले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक का नाम देते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अवक्षेप। देखो अवक्षेप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक नया ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे,
अवक्षेप का नाम देंगे। ठीक, 16 नंबर का तो हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमारा कौन हो जाएगा, जिसको जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक का नाम देते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखोगे तो 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका 2H2O का निर्माण करता है। तो ये एक कैसी अभिक्रिया है, तो इसमें देखोगे तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। कौन, जब जिंक किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ZnSO4 ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर में क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो तो उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। किस क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, बात क्लियर, आवाज जा रही है ना, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना, क्या है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखो हमारे शरीर में भोजन का पचना मतलब हमारे शरीर में जब हम भोजन खाते हैं वो सबसे पहले तो हम ठोस के रूप में लेते हैं उसे, वो अंदर जाकर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको आप इस तरीके से आराम से याद रख सकते हैं। तो हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और है क्या, नहीं है, बस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त। कल फिर अगर होगा तो हम जो है इसके जितने सारे क्वेश्चन है, ये MCQs हो गया या फिर 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, उनको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।